नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं शीशलता यादव और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अलवर के टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट सरिस्का में पिछले 3 दिनों से पर्यटकों को हर दिन टाइगर के दीदार हो रहे हैं। कहीं जिप्सी के पास से टाइगर निकला तो कहीं सफारी के ट्रैक पर टाइगर सामने आ गया। एक जगह बाघिन धूप में बैठी नजर आई। ऐसे में यहाँ घूमने आए पर्यटक भी काफी खुश रहे और इन पलों को कैमरे में कैद किया। टहला रेंज हो या सरिस्का का सदर गेट, दोनों तरफ से सफारी पर आने वाले टूरिस्ट को टाइगर की खूब साइटिंग हुई है। सरिस्का में 31 टाइगर हैं। 1 जनवरी को 2 टाइगर सरिस्का के कौर जंगल में घानका के पास पर्यटकों को नजर आए, जहां टाइग्रेस ST9 की बैठी हुई की साइटिंग हुई। वहीं थोड़ी दूरी पर जंगल में युवराज टाइगर ST21 की साइटिंग होने से टूरिस्ट खुशी से झूम उठे, जिसके काफ़ी फोटो और वीडियो भी सामने आई। इसी दिन टहला रेंज में टाइग्रेस ST23 की साइटिंग भी अच्छी तरह से हुई। इस दौरान टाइग्रेस सफारी के ट्रैक के बीच में नजर आ गई। सरिस्का में 2 जनवरी को भी कोर एरिया में टाइगर की साइटिंग शाम की पारी में हुई। इस दिन टाइगर जंगल के बीच से जाता हुआ नजर आया, जिसके वीडियो सामने नहीं आए थे। 31 को टहला रेंज में टाइगर की साइटिंग हुई थी। इसके पहले बालाकिला के आसपास के जंगल में भी टाइगर देखा गया। अलवर में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स AGTF ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सदर थाना इलाके में 2 हथियार तस्करों को पकड़ते हुए इनके कब्जे से अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया है। पकड़े गए तस्कर महुआ थाना सदर जिला अलवर निवासी एजाज अहमद पुत्र सलामुद्दीन में और सलामपुर बास थाना अरावली विहार अलवर निवासी साहिल खान पुत्र खिलादी मेव है। सदर थाना प्रभारी दिनेश मीना ने बताया कि इनके पास से टीम ने 1 पिस्टल, 2 रिवॉल्वर, 3 देसी कट्टे और 28 कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी स्थानीय गैंग को हथियार डिलीवर करने निकले थे। दोनों को अवैध हथियार समेत थाना सदर पुलिस को सौंपा गया है। थाना पुलिस हथियार के स्रोत और इनके नेटवर्क के संबंध में पूछताछ कर रही है। ADG MN ने बताया कि गैंगस्टर्स, हार्डकोर क्रिमिनल्स, इनामी और वांछित अपराधियों की निगरानी के दौरान टीम के हेड कांस्टेबल हेमंत शर्मा को सूचना प्राप्त हुई कि अलवर जिले में हथियार तस्कर बाहर से हथियार लाकर स्थानीय अपराधियों को उपलब्ध करवा रहे हैं। इस सूचना पर IG क्राइम प्रफुल्ल कुमार के पर्यवेक्षण और एडिशनल SP आशाराम चौधरी के सुपरविजन तथा इंस्पेक्टर राम सिंह नाथावत के नेतृत्व में एक टीम अलवर रवाना की गई। आम सूचना डेवलप करने के दौरान एकत्रित जानकारी और तकनीकी सहायता से मंगलवार को सदर थाना क्षेत्र के महुआ टोल के आगे हथियारों की खरीद फरोख्त की जानकारी मिली। सूचना पर AGTF ने स्थानीय पुलिस को साथ लेकर दादर गांव के पास खड़े दोनों युवकों एजाज अहमद और साहिल खान को दबोच लिया। आरोपी वहां किसी को हथियार बेचने की फिराक में खड़े थे। तलाशी में 1 पिस्टल, 2 रिवॉल्वर, 3 देसी कट्टे और 28 कारतूस मिलने पर दोनों को थाना पुलिस ने कब्जे में ले लिया। आज शाम को मालाखेड़ा रोड पर टोल से पहले CID CB के इनपुट पर कार्रवाई करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 6 हथियार, जिनमें 1 पिस्टल, 2 रिवॉल्वर और 3 देसी कट्टे जब्त किए गए। उनके साथ ही 28 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। आरोपी कितने हैं? 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ किसी तरह का पहले भी कोई मुकदमा दर्ज पाया गया है क्या? मुकदमे अलग थाना क्षेत्र के हैं, उनके संबंध में आपराधिक रिकॉर्ड चेक करके बताया। क्या क्या नाम है सर इनके? एक का नाम एजाज अहमद और दूसरे का शाहिद खान। कहाँ के निवासी हैं? एक महुआ जो थाना मालाखेड़ा क्षेत्र में पड़ता है उसका निवासी है। दूसरा आरोपी शाहिद खान सालपुर का वास निवासी अरावली विहार का। किस तरीके के पहले मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हैं? मुकदमे अभी चेक किए जाएंगे। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने कार्रवाई की, क्या आपको? नहीं, थाना पुलिस ने ही कार्रवाई की। उनकी इंफॉर्मेशन उनका था, इनपुट। CID CB का क्या रोल था इसमें? इनपुट CID CB का ही इनपुट था। सर, अभी पूछताछ में ये हथियार कहाँ से लेकर आए, किस वारदात को अंजाम देते, क्या मुख्य रूप से सामने आया पूछताछ में? मुख्य रूप से तो ये था कि बेचने की फिराक में थे। अच्छा। और बाकी बातें अभी अनुसंधान में पूछताछ गहनता से पूछताछ की जाएगी, तब मालूम पड़ेगा कि हथियार का स्रोत क्या था और देने किसको जा रहे थे। पहले भी इन्होंने हथियार इस तरीके से सप्लाई किए हैं क्या?
इस संबंध में तो रिकॉर्ड देख के ही पता चलेगा, उन थानों से रिकॉर्ड प्राप्त किया जिस जाएगा। व्यक्ति को हिट एंड रन नियम के विरोध में चालकों द्वारा की गई हड़ताल के बाद 2 दिन से बंद रोडवेज बसों का संचालन बुधवार से शुरू हो गया। केंद्रीय बस स्टैंड से सभी रूटों पर बसें निर्धारित समय से रवाना हुई। रोडवेज के अलवर आगार डिपो के यातायात प्रबंधक लक्ष्मण सिंह ने बताया कि हिट एंड रन नियम के विरोध में ट्रक और निजी बस ट्रांसपोर्ट के बीच हुई सकारात्मक वार्ता के बाद अलवर बस स्टैंड से सभी बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। पिछले 2 दिनों से बसों का संचालन नहीं हो पाया था क्योंकि निजी ट्रांसपोर्टर द्वारा बसों को नहीं चलने दिया जा रहा था, लेकिन बुधवार से सभी बसें अपने निर्धारित रोड पर समय से चल रही हैं। हमारे यहाँ आज सुबह से ही संचालन पूरा चल रहा है सभी मार्गों का। ऐसी कोई बात नहीं, कोई भी गाड़ी खड़ी नहीं हुई है और ना हमने कोई गाड़ी को। कितने दिनों से बनता है यहाँ पर? ये 1 तारीख से बनता है, 1-2 दिन के लिए। कल शाम को 3 बजे शुरू कर दिया था। यात्री भार को देखते हुए रात्रि व्यवस्था में सभी बसें भेजी गई और आज सुबह से ही चालू है, सुबह 4 बजे से। क्या मामला है जिसको लेकर? मामला क्या यही है कि प्राइवेट ऑपरेटरों द्वारा, ये प्राइवेट ड्राइवरों चालकों द्वारा की गई थी। गाड़ियों को नहीं जाने देते थे। रोडवेज का कोई इसमें हड़ताल संबंधी कोई बात नहीं थी, केवल प्राइवेट वालों की थी। किस विरोध में कर रहे थे? वो कोई विरोध यह था कि चालक के कोई मान लो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है तो 10 साल की सज़ा होगी, अगर मान उसको साथ में ले जाते हैं तो 5 साल की होगी। उसके मामले में इन्होंने चक्का जाम नहीं रखा। अपने ड्राइवर भी कह रहे थे कि हम नहीं चलाएंगे, क्या? नहीं, हमारे ड्राइवर तो नहीं कहा, लेकिन प्राइवेट वाले ही चालक ट्रक ड्राइवरों ने और प्राइवेट वाहनों के जो चालक हैं उन्होंने हमारे वाहनों को रोका, नहीं जाने दिया रास्ते में। ये समस्या थी। अब कब तक ये वार्ता होगी और क्या है? वार्ता के लिए तो ये पता नहीं, अभी तो हमारे लिए ऑर्डर आए हैं और हमने संचालन कर दिया है। 10 तारीख तक कहते हैं, 10 तारीख को वार्ता होगी। अलवर शहर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोर सूने मकानों को देखकर चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। इसके चलते शहर के कोतवाली क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वहीं पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। ऐसे ही एक मामला स्कीम नंबर 10 निवासी एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ हुआ। पीड़ित पूर्व पार्षद पूरन खंडेलवाल ने बताया कि 27 दिसंबर को वह रोज की तरह अपनी दुकान बढ़ाकर चूड़ी मार्केट स्थित गणेश जी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। उस दिन जब वह दर्शन करके वापस लौट रहे थे तो उनकी स्कूटर के बैग में रखे करीब 50,000 रुपए अज्ञात युवक लेकर फरार हो गए। इसकी सूचना उन्होंने कोतवाली थाने पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर आकर घटनास्थल का जायजा लिया, लेकिन पुलिस ने इससे लेकर मामला दर्ज नहीं किया। पीड़ित 2 जनवरी को अपने मामले को लेकर थाने में पूछने गया, तब पुलिस ने दोबारा एप्लीकेशन लेकर पीड़ित का मामला दर्ज किया। 1 हफ्ते बाद पुलिस इस मामले को लेकर नींद से जागी और मामला दर्ज कर अपनी कार्रवाई शुरू की। अगर इसी तरह थानों में मामले लेट दर्ज होंगे तो चोरों के हौसले बुलंद होते रहेंगे। अब देखने का विषय यह है कि इस मामले में अलवर के जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा इस पर क्या संज्ञान लेते हैं। क्या परिवादी के इतने ही लेट मुकदमे दर्ज होंगे या पुलिस उन पर कोई कार्रवाई कर पाएगी? एक्चुअली क्या है, ये 27 तारीख बुधवार शाम को 7:30 बजे मैं दुकान से ऑफ करके नहीं और गणेश जी के यहाँ मंदिर पे गया था, जो अपने लाल गेट चूड़ी मार्केट में। ऐसे तो मैं वहाँ करीब डेली ही जाता हूँ शाम को दुकान बढ़ाने के बाद में रोक देने के लिए। उस दिन भी जैसे आम दिन जाता हूँ वैसे ही किया था। तो मेरे थैले, एक बड़ा थैला जो होता है, इसमें सामान था और वो बैग रख कर मैं यहाँ से दुकान से चला गया। वहाँ मैंने साइड में जैसे ही स्कूटर खड़ा किया और मैं रोक देने गया, इसी बीच में किसी ने उसको बैग को उसमें से ऊपर से बैग ले गया, बाकी थैला यूँ क्यों था पड़ा। उसके बाद में वहाँ जैसे चर्चा हुई तो 1-2 फुटेज देखे, कैमरे लग रहे थे, उसमें देखने से वो व्यक्ति नजर आता है उसमें, लेकिन शक्ल नजर नहीं आ रही। उसके तुरंत बाद मैं सीधा कोतवाली गया। कोतवाली में मैं जाकर के बात करी तो वहाँ से एक मैडम अफसर जो भी थी वो आई और वहाँ मौका मुआयना करके चले गए। 28 तारीख को मैंने एप्लीकेशन वहाँ कोतवाली में लगाया है सुबह। कितने पैसे थे? हाँ जी, कितने पैसे थे? तो उसमें लगभग अंदाजे से बता रहा हूँ कि 50 के आसपास थे। दुकान की चाबी थी, 2 चेकबुक इंडियन ओवरसीज बैंक की थी। इसके अलावा कागज थे जो कोई ऐसे महत्वपूर्ण कागज उसमें नहीं। तो मामला आपने 28 को दर्ज कराया है ये?
जी मैं एप्लीकेशन लिखा। हाँ एप्लीकेशन 28 से क्या है, लेकिन पुलिस ने मामला कल दर्ज किया ही है। कल मैं एक्चुअली वहाँ पूछने गया था हाँ कि भाई मेरे उसमें क्या हुआ, तो वहाँ जो मिले थे उन्होंने कहा भाई पता नहीं, फिर उन्होंने कहा आप एक एप्लीकेशन और लगा दो। मैं एप्लीकेशन दूसरी लिख के दिया। अच्छा, तो अब इस विषय में तो मैं क्या बता सकता हूँ भाई उन्होंने इतने दिन तक क्यों नहीं किया या क्या वजह थी। मेरे को पहले उसी दिन सुबह उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन से करा दीजिए। मैं ऑनलाइन कई मित्रों पे भी गया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ दर्ज नहीं होती, ये तो पुलिस वाले ही कराते हैं। अब ये इतनी नॉलेज मेरे को है भी नहीं, जानकारी थी, तो इसलिए ये मैं कैसे कह सकता हूँ। बाकी कल मेरी दर्ज हो गई। क्या नाम है आपका? पूरन खंडेलवाल। किस चीज दुकान आपकी? कन्फेक्शनरी की मिठाई गोली टॉफी वगैरह। भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल गठन में यादव समाज की अनदेखी को लेकर समाज के लोग लामबंद होकर जिला कलेक्टर से मिले। वहीं राज्य मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यादव समाज ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि 3 लोकसभा क्षेत्र में यादव समाज भाजपा को वोट कर रहा है, उसके बावजूद यादव समाज से कोई मंत्री नहीं बनाया गया है और न ही संगठन में उचित प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। इससे समाज में असंतोष की भावना व्याप्त हुई है। वे पार्टी से मांग करते हैं कि संगठन और मंत्रिमंडल विस्तार में समाज की भावनाओं का ध्यान रखा जाए। यादव समाज अध्यक्ष के नेतृत्व में समाज के प्रभुत्व जनों ने नाराजगी जताते हुए कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम पत्र सौंपा। वहीं समाज अध्यक्ष ने कहा कि आगामी 13 तारीख को यादव समाज द्वारा शहर के ज्योतिबा फुले सर्किल पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारा जवाब दिया जाएगा। यादव समाज की जो उपेक्षा की गई है मंत्रिमंडल में बीजेपी सरकार द्वारा, उसके लिए हम ज्ञापन देने आए हैं कलेक्टर साहब जी। क्या मानते हैं आपकी मांग? क्या मंत्रिमंडल में हमें जगह दी जाए, सारे समाजों को का बंटवारा हुआ है, हमें क्यों छोड़ा जा रहा है भाई? कितने एमएलए आप लोगों ने चुन रहे थे? सवाल एमएलए का नहीं है, सवाल ये है कि यादव 25 सीटों को निकालने में सक्षम है जी। 25 सीटों पर यादवों की वजह से हार जीत का फैसला होता है। अगर यादवों का मंत्री नहीं बनाया जाता है तो आगे यादवों का क्या रुख रहेगा? अब कलेक्टर साहब ज्ञापन देना है, देखते हैं कुछ टाइम में अगर वो पॉजिटिव रिजल्ट रहता है तो ठीक है, नहीं तो आक्रोश तो बढ़ता ही जाएगा। मेरा नाम फतेह सिंह यादव है और कलेक्टर साहब को हम ये ज्ञापन इसलिए दे रहे हैं कि अलवर जिला पूर्वी राजस्थान का अहिरवाल का बहुत बड़ा क्षेत्र है और अहिरवाल की जो हमारी पॉपुलेशन है ये 3 लोकसभा क्षेत्रों को तो सीधी प्रभावित करती है, जिसमें भरतपुर, अलवर, जयपुर ग्रामीण, चूरू, झुंझुनू, वहाँ भी लाखों वोट हैं। और सन 62 में घासीराम जी मंत्री बने थे और उसके बाद में हर सरकार में, चाहे भैरू सिंह जी की सरकार रही हो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, हमेशा हमारे समाज का प्रतिनिधित्व रहा है। लेकिन इस बार जिस तरह की उपेक्षा की गई है और जिस तरह से पूर्वी राजस्थान में हारकोट चुनाव बनाकर बाबा बालकनाथ का चेहरा सामने रखकर जिस तरह चुनाव लड़ा गया और उसके बाद जिस तरह की उपेक्षा समाज की गई, ये समाज के बर्दाश्त नहीं है और समाज इसके लिए संघर्ष करेगा। और आने वाले कल में अगर हमारी मांग ये नहीं मानी गई, सरकार ने प्रतिनिधित्व नहीं दिया, तो हम इस संघर्ष को और भी लंबा जाएंगे। और आने वाले लोकसभा चुनाव में इस एनडीए का हमारे पास विकल्प है पीडीए, और पीडीए की रक्षा के लिए, उसके संघर्ष के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उनके हक और हकूक के लिए समाज लड़ेगा। और इस बीजेपी को सबक भी सिखाने का जज्बा ये कौम रखती है। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के भाभरू थाना क्षेत्र में 7 महीने पहले प्राचीन ककरा धूलकोट मंदिर में हुई मूर्ति चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने दूसरे मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए विराटनगर डीवाईएसपी रोहित सांखला ने बताया कि 400 साल पुरानी अष्ट धातु की मूर्तियां प्राचीन ककरा धूलकोट मंदिर से 7 महीने पहले अज्ञात चोरों द्वारा चुरा ली गई थी। इसे लेकर मंदिर के महंत बिहारी दास महाराज ने 12 मई 2023 को मूर्ति चोरी का मुकदमा
मुकदमा थाने में दर्ज करवाया था। प्राचीन मूर्तियों की बरामदगी के लिए डीवाईएसपी रोहित सांकला और भाबरू थाना अधिकारी मनोहर लाल के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। पुलिस ने इस मामले में 2 मुलजिमों को चिन्हित किया। पुलिस द्वारा आरोपियों की सूचना देने पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस ने मूर्ति चोरी के आरोप में सीकर थाने के तारीफ में और मालाखेड़ा निवासी शाहरुख को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी आदतन अपराधी हैं। कठुमर विधायक रमेश खींची का बुधवार को खेड़ली कठुमर कस्बे में जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान खेड़ली में नगर पालिका अध्यक्ष संजय कीचकड़िया के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने अस्पताल में मरीजों को फल बिस्किट बांटे। वहीं सर्दी से बचाव के लिए गरीब और असहाय लोगों को ऊनी कपड़ों का वितरण किया। वहीं दूसरी ओर कठुमर कस्बे में स्थित गणेश मंदिर में विधायक के भाई भजनलाल खींची के नेतृत्व में नगर पालिका अध्यक्ष शेर सिंह मीणा सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूजा पाठ कर विधायक की दीर्घायु और उन्नति की प्रार्थना करते हुए केक काटा और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। वहीं मंदिर के सामने मुख्य बाजार में केक काटकर हर्ष और जयकारों से विधायक का जन्मदिन मनाया गया। इसके उपरांत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रोगी और उनके साथ मौजूद परिजनों को फल और वस्त्र वितरित किए गए। इस मौके पर ग्रामीणों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भजन खींची का साफा, माला और शॉल उड़ाकर सम्मान किया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज, चेयरमैन शेर सिंह मीणा, कल्लू सिंह, गोपेश भारद्वाज, अनिल कौशिक, चंद्र प्रकाश तुषारी, सतवीर बराड़ा, तुहीराम चौधरी, लोकेश रानोता, भूमिदत्त शर्मा, गिरिराज पटवारी, पंकज कुलवाल, विकास भारद्वाज, आशाराम बंसल सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। भिवाड़ी में हो रही मोटरसाइकिल और नकबजन की घटनाओं को गंभीरता से लेते उच्च अधिकारियों द्वारा विशेष दिशा निर्देश दिए गए थे, जिनके पालना में गठित विशेष टीम द्वारा तुरंत सूचना संकलन किया गया। पुलिस ने चोरी, मोबाइल चोरी और लूट से संबंधित अपराधियों के बारे में जानकारी जुटाई। जांच के दौरान प्राप्त सूचना से साम्यता देखते हुए थानाधिकारी सचिन शर्मा, उप निरीक्षक और पुलिस थाना भिवाड़ी फैज तृतीय को मुखबिर खास से सूचना मिली। इन सूचनाओं से अनुसंधान अधिकारी जयनारायण पांडे को अवगत कराया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संदिग्ध को हमराही जाप्ता की मदद से गोधान गांव से रिलैक्सो चौक आने वाले रास्ते पर पीछा करते हुए सजग आमजनों के सहयोग से एक आरोपी को दस्तयाब किया। इस दौरान आरोपी ने अपना नाम नीरज नाथ पुत्र दीपान नाथ निवासी नेकीना थाना भनोली जिला अल्मोड़ा उत्तराखंड हाल निवासी साथल का थाना भिवाड़ी फैज तृतीय जिला भिवाड़ी होना बताया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया। टपुकड़ा कस्बे के बाबा नरसिंहदास आश्रम पर अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार उत्तराखंड के तत्वाधान में यज्ञ का आयोजन किया गया। वहीं फिरोजपुर झिरका में परम पवित्र स्वयंभू भोले बाबा के मंदिर में जल चढ़ाकर पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर साधुओं ने कहा कि ईश्वर सभी लोगों में ऐसी शक्ति दे कि आपसी प्रेम भाव बना रहे, सभी सद्भावना के साथ एक दूसरे का सम्मान करते रहें। संतों के आशीर्वाद से 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उन्होंने सभी देशवासियों से आह्वान किया कि इस दिन अपने अपने घरों पर दीप अवश्य प्रज्वलित करें। डीग जिले के केतवाड़ा में डीग पहाड़ी पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाकर 5 गांवों में दबिश देते हुए 9 ठगों से 5 लैपटॉप, 19 मोबाइल, 1 कार और 59,500 रुपए बरामद किए हैं। यहां साइबर ठगों के विरुद्ध डीएसपी गिरिराज मीणा के नेतृत्व में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। डीएसपी गिरिराज मीणा ने बताया कि डीग एसपी ब्रजेश ज्योतिपाध्याय के निर्देश पर मेवात के गांव में कई थानों के पुलिस जाब्ते को साथ लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान पहाड़ी थाने के मांदोर गांव से ताहिर पुत्र चाब खां को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 5 मोबाइल फोन, 1 जन आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड, 2 चेकबुक जब्त की गई। वहीं तिलकपुरी से इमरान पुत्र ढंबर के कब्जे से 3 मोबाइल, 1 चेकबुक, 1 प्लेटिनम कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 2 सिम तथा 59,500 रुपए बरामद किए गए। साथ ही कैतवाड़ा थानाधिकारी अनिल शर्मा के नेतृत्व में महाराष्ट्र थाना डॉक्टर बी मार्ग पुलिस मुंबई के मुकदमे में वांछित अपराधी गड़ी झील पट्टी निवासी मुफीद पुत्र छोटली को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 मोबाइल और 1 कार जब्त की है। इसके बाद आरोपी को मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया। खैरतल तिजारा में भारत सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने और जन जन तक इनकी जानकारी देने के लिए संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। जिला कलेक्टर हनुमानमल ढाका ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में आमजन को योजनाओं के लाभ के साथ साथ उनकी शिकायतों का निवारण भी कैंप में किया जा रहा है, जिससे आमजन में कैंप के प्रति उत्साह बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि खैरतल तिजारा की पंचायत समिति मुंडावर की ग्राम पंचायत माजरी खोला, करनीकोट तिजारा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मलियार जट, बेला पंचायत समिति कोट कासिम की ग्राम पंचायत भोकर और
खिववास में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में मोबाइल वैन आमजन के बीच आकर्षण का केंद्र बनी रही। उन्होंने बताया कि कैंपों में धरती कहे पुकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां स्कूल के नन्हे बच्चों ने प्रस्तुति देकर कैंप की शोभा बढ़ाई। कैंप में योगा, स्पोर्ट्स, गेम, क्विज कराए गए। वहीं भारत को विश्व के विकसित राष्ट्रों में अग्रणी राष्ट्र के तौर पर शुमार करने में जिलेवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विकसित भारत संकल्प की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। वहीं खैरतल तिजारा के 3 ब्लॉकों में मंगलवार को 3 मोबाइल वैन ने कुल 6 ग्राम पंचायतों में योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाई। इस कार्यक्रम में 6000 से अधिक लोगों ने भाग लेकर सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी ली। जिला कलेक्टर हनुमानमल ढाका ने बताया कि खैरतल तिजारा की पंचायत समिति, मुंडावर के ग्राम पंचायत मुंडनवाड़ा कला, जालावास तिजारा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत जेरोली, चावड़ी कला पंचायत समिति कोटकासिम के ग्राम पंचायत पूर्व गुणसार में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। रामगढ़ क्षेत्र के बीचवा गांव में 4 जनवरी को विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर लगाया जाएगा। इसे लेकर ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा नालों की सफाई कराई जा रही थी, लेकिन ग्रामीणों ने सफाई व्यवस्था का विरोध कर दिया। इसके चलते यहां हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि 4 वर्षों के अंतराल में एक दिन भी गांव में सफाई नहीं कराई गई और अब कैंप को लेकर सफाई कराई जा रही है। इसे लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला, क्योंकि गाँव में कैंप लगाया जा रहा है, इसलिए पूरे गाँव की सफाई करवाई जा रही है। साथ ही जेसीबी से नालों की सफाई का कार्य चल रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि उनके द्वारा कैंप में भी इस बात का विरोध किया जाएगा। बीजवा का कल यहाँ पर कैंप लगेगा, उसके लिए ये सफाई हो रही है। अभी तक 4 साल के अंदर सफाई नहीं करवाई है इन्होंने कभी भी। अब ये कैंप के अधिकारी जो आएंगे उसके लिए सफाई हो रही है। यहाँ बस जो स्कूल के पास है वो सफाई हो रही है और गाँव की सब नालियाँ गंदी हैं। एप्लीकेशन भी दे रखी है, पूरा साल हो गया है, कोई उसकी मतलब कार्रवाई नहीं हो रही है और दिखावा करने के लिए हम सफाइयाँ कर रहे हैं। ये देखिए नाली, कृपया कैमरामैन दिखाओ उधर नालियों क्या हाल है। पानी देखो यहाँ पे, और ये जेसीबी लगाकर सर देखिए अब सफाई करवा रहे हैं यहाँ पे। और राजी नहीं है 1 मिनट भी। कहते हैं कि सरपंच कहते हैं कि मैं सफाई क्यों करवाऊंगा भाई यहाँ पे। क्या पंचायत के अंदर कोई पैसा नहीं आ रहा क्या? ग्राम का कोई विकास हो, कोई पानी की सुविधा नहीं है, बुरा हाल है। पानी की सुविधा नालियों में जरूर है। ये देखिए नीमराना उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुतीना में जति आश्रम में शहीद कंवरपाल सिंह की 15वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान शहीद कंवरपाल सिंह की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने शहीद कंवरपाल सिंह द्वारा राष्ट्र हित में किए गए बलिदान की चर्चा करते हुए कहा कि राष्ट्र हित में शहादत से बड़ा कोई कार्य नहीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के अलवर जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर ने कहा कि कंवरपाल सिंह ने सेना में नौकरी के दौरान देश की हिफाजत में अपना प्राण न्यौछावर किए हैं। यह राष्ट्र के लिए उनके द्वारा किया गया बलिदान देश सदियों तक याद रखेगा। वहीं मुंडावर विधायक ललित यादव ने कहा कि शहीद कंवरपाल सिंह से सदैव नौजवानों को राष्ट्र एवं समाज के लिए कार्य करने की प्रेरणा मिलती रहेगी। इस मौके पर कुतीना सरपंच रविंद्र सिंह ने कहा कि मां भारती की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों की वजह से देश की सीमाएं और लोग सुरक्षित हैं। कार्यक्रम के दौरान मेजर जनरल AK सिंह, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कमांडर शिवराम वर्मा, कर्नल अशोक यादव, वीरू पंडित, दीनदयाल शर्मा, रामावतार महेंद्र सिंह, राजपूत मेहताब सिंह, एडवोकेट मान सिंह, संदीप शर्मा, रणधीर सिंह, इंद्र सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता कुतीना सरपंच रविंद्र सिंह ने की और मंच संचालन नवीन सिंह द्वारा किया गया। करौली जिले में हिट एंड रन कानून मामले को लेकर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और SP ममता गुप्ता ने बैठक का आयोजन किया। इस बैठक के बाद निजी बस चालक और ट्रक ऑपरेटर काम पर लौटने पर सहमत हुए। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर कलेक्टर और SP ने हड़ताल कर रहे लोगों से अपील की। कलेक्टर ने कहा कि कानून अब होल्ड पर है, सभी काम पर लौटें। इस दौरान ऑपरेटर और निजी बस यूनियन अध्यक्ष मोहन गर्ग, ट्रक यूनियन अध्यक्ष राम सिंह ने सहमति जताई। इसके बाद निजी बस और ट्रकों का संचालन शुरू हुआ। इससे आमजन को परेशानियों से राहत मिलेगी। 2 दिन से बंद है सर, और इसमें जो ये कानून जो नियम निकाला है, ये इसके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। कौन सा कानून? ये 7 लाख रुपए 10 साल की जेल। नहीं, 7 लाख का और 10,000 का जुर्माना है। 7 लाख का है, उसमें 7 लाख है, 10 साल की सजा है। और उसमें ये भी है साहब, ड्राइवर कहाँ से लाएगा? 5,000 रुपए की नौकरी कर रहा है ड्राइवर,
तो फिर आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से चाहिए जो नियम बनाया है इसको, पुराना कानून है उसको ऐसे कैसे ही रखें। तो सरकार ने तो जनहित में ये कानून को पास किया है कि मान लीजिए किसी की जान बचाना अनिवार्य है। जान बचाना अनिवार्य है। इसमें साहब ये है कि जब ड्राइवर ऐसे एक्सीडेंट होगा तो पब्लिक ही मार देगी उसको, वो क्या करेगा? क्यों रोकेगा ड्राइवर वहाँ से? कितने दिन तक हड़ताल रहेगी आपकी? अनिश्चितकालीन धरना है। हाँ, जब तक इस कानून के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी, जब तक ये अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक इसका कोई संशोधन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ साफ तौर पे वाहन मालिकों का कहना है और सही कहना है कि कहीं भीड़ वाले क्षेत्र में अगर दुर्घटना होती है तो वहाँ भीड़ एकत्रित होकर इन पे हमला कर सकती है। तो ऐसे में वाहन चालक हो या ड्राइवर हो वो क्या करेगा? तो साफ तौर पे इनका कहना है। और अभी सरकार से क्या मांग रहेगी इस कानून के संशोधन में? यही मांग रहेगी जो ये कानून है, इसको पिछला कानून चल रहा है जो जैसे यथावत था वो लागू किया जाए। जो पहले से चला हुआ है उसी प्रकार चलना चाहिए। जो ये काला कानून चला है इसके खिलाफ हम सख्त नाराज हैं। जब तक बानसूर के गांव महनपुर की पहाड़ी में गत रात्रि को आग लगती रही। आपको बता दें कि महनपुर की पहाड़ी में एक दिन पूर्व अज्ञात कारणों के चलते पहाड़ी में आग लग गई थी, जिसकी सूचना बानसूर प्रशासन को दी गई। बानसूर नगर पालिका दमकल मौके पर पहुंची। इस दौरान दमकल का पानी पहाड़ी की ऊपरी सतह पर नहीं पहुंच पाने के कारण आग बुझाने में कामयाबी नहीं मिल सकी, लेकिन देर रात्रि तक प्रशासन और लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। ये आग पूरी रात तक पहाड़ी के चारों ओर फैल गई। इस आग से जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। करौली जिला मुख्यालय स्थित महात्मा ज्योतिबा फूले उच्च माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को भारत की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फूले की 193वीं जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां बालिका संवाद कार्यक्रम का आगाज माली समाज के जिला अध्यक्ष जमनालाल, महासभा अध्यक्ष अमर सिंह, महात्मा ज्योतिबा फूले विकास संस्थान के अध्यक्ष प्रेम सिंह माली, युवा समिति अध्यक्ष चंद्र सिंह माली, संस्था प्रधान धर्म सिंह द्वारा मां सावित्रीबाई फूले के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान बालिकाओं द्वारा वर्तमान और प्राचीन बालिका शिक्षा पर संवाद कर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की आवश्यकता जताई। बालिकाओं ने अपने हक के लिए मां सावित्रीबाई फूले द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों को बढ़ाने की आवश्यकता भी जताई। इस दौरान महात्मा ज्योतिबा फूले विकास संस्थान के अध्यक्ष प्रेम सिंह माली ने कहा कि मां सावित्रीबाई फूले भारत की प्रथम शिक्षिका हैं, जिन्होंने दलित, पिछड़े, वंचित लोगों के बच्चों को पढ़ने के लिए प्रथम विद्यालय खोला। उन्हें आगे चलकर भारत की प्रथम शिक्षिका होने का गौरव मिला। माली ने इस दौरान बालिकाओं को बताया कि नारी मुक्ति आंदोलन के प्रेरणा सावित्रीबाई फूले ने महात्मा ज्योतिबा फूले के समाज सेवा के आंदोलन में साथ देने के लिए शिक्षा प्राप्त कर प्रथम महिला शिक्षिका बनी और प्रथम बालिका पाठशाला खोलकर नारी जाति को सम्मान दिलाने की शुरुआत की। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, बंधुआ मजदूरी, सामाजिक आडंबरों से मुक्त करने में अहम भूमिका निभाई। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष पन्नू सिंह माली, रामकिशोर, माहिर खान, राधा मोहन सिंघल, सीमा कुमारी, नरेश कुमार, रविकांत चतुर्वेदी, राम कुमार माली, अखिलेश शर्मा, नीतू कुमार राठौड़, आमिर, विजय सिंह प्रजापत, रामजीत कुशवाहा, हरि सिंह मीणा, ममता, नेहा माली, राजकुमारी सैनी, उमा शर्मा, रमाकांत जागा सहित विद्यालय स्टाफ और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। शैक्षणिक क्रांति के अद्भुत रही सावित्रीबाई फूले की आज जयंती मनाई गई। इसमें जयंती के अवसर पर माली समाज के जिला अध्यक्ष जमनालाल माली रहे, महासभा जिला अध्यक्ष अमर सिंह चौहान और युवा के जिला अध्यक्ष भाई चंद्र सिंह जी ने अपने सहयोग के माध्यम से सावित्रीबाई फूले के जीवन पर प्रकाश डाला। सावित्रीबाई फूले के आंदोलन से प्रेरणा लेकर उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आज के अवसर पर हम सब ने उनके पदचिन्हों पर चलने के लिए प्रेरणा ली। बानसूर कस्बे में बुधवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। यहाँ लगातार 3 दिनों से कोहरा छाया हुआ है। सड़कों पर वाहनों को चलने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। विजिबिलिटी कम होने के कारण यातायात बाधित रहा। क्षेत्र में कड़ाके की ठंड के चलते लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। इन दिनों ठंड पड़ने से किसानों के फसलों में फायदा हो रहा है। वहीं दूसरी ओर बर्फीली हवाओं ने सभी के हाड़ कपा रखे हैं। राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म बुधवार को मेहंदीपुर बालाजी धाम पहुंचे। यहां पहुंचकर मंत्री ने महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज के साथ बालाजी महाराज के दर्शन किए। इस दौरान महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज ने मंत्री का चौले का टीका लगाकर और माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं मंत्री जवाहर सिंह ने बालाजी महाराज के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान मंत्री ने महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज से आशीर्वाद लिया।
अलवर ग्रामीण विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से आम आदमी के अधिकारों को सुरक्षित कर सभी नागरिकों को समानता के अवसर प्रदान किए हैं, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति उन्नति की ओर अग्रसर हो सकता है। जूली बुधवार को लक्ष्मणगढ़ के गांव मुकुंदपुरा में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के अनावरण के दौरान उपस्थित जन समूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आने वाले पीढ़ियों के लिए संविधान निर्माता के रूप में सामाजिक न्याय दिलाने में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने उपस्थित लोगों से डॉक्टर अंबेडकर के पद चिन्हों और संकल्पों पर चलने का आह्वान करते हुए कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के जरिए समाज के प्रत्येक वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाने का अद्वितीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के सिद्धांतों एवं उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर ही देश विकास के पथ पर अग्रसर हो सकता है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक मांगेलाल मीणा, संजीव बारिट, उमरदीन खान, डॉक्टर कैलाश चंद मीणा, जाकिर खान प्रधान, शोएब खान, सुशीला मीणा, आर के बैरवा, कैलाश चंद, नेमी चंद लाल, मोहम्मद रामदयाल मीणा, नंदलाल, पन्नीराम, करीम खान, नंदकिशोर सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अलवर शहर विधायक संजय शर्मा मंत्री बनने के बाद जयपुर मोती डूंगरी गणेश मंदिर से आशीर्वाद लेकर पहली बार अलवर पहुंचे। मंत्री संजय शर्मा का जयपुर से अलवर तक कई जगह भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता और पार्टी से जुड़े अनेक नेता स्वागत के दौरान मौजूद रहे। स्वागत के दौरान मंत्री संजय शर्मा का भाजपा कार्यकर्ता और पार्टी नेताओं ने विभिन्न जगहों पर चांदी के मुकुट और हनुमान जी की गधा और फूल मालाएं और साफा पहनाकर स्वागत किया। अपने स्वागत के दौरान मंत्री संजय शर्मा ने आमजन का आभार व्यक्त किया। अपनी जीत पर उन्होंने कहा कि यह आम जनता की जीत है। अब प्रदेश में रुके हुए कार्यों के विकास की गंगा बहेगी। सुनिए मंत्री संजय शर्मा ने क्या कहा। राजस्थान की जनता ने हमारे देश के ही नहीं विश्व के ख्यातिमान नेता हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए जो मैंडेट दिया है और उसकी परिणति है कि युवाओं के हृदय सम्राट और हम सब के बीच में कार्यकर्ता के नाते काम करने वाले आदरणीय भजनलाल जी को मुख्यमंत्री पद पर नवाजा गया और जिस प्रकार का मैंडेट मिला उससे ज्यादा जोश भजनलाल जी के मुख्यमंत्री बनने पर राजस्थान के आम जन में है, युवाओं में है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राजस्थान का चहुमुखी विकास करेंगे और बिना किसी भेदभाव के करेंगे। लगातार आप दावे करते रहे थे पानी का प्रयास करेंगे, 13 जिलों को लेकर के जो प्रयास जारी थे, क्या पूरी अभी योजना रहेंगी, आगे क्या तैयारी है? 13 से 18 वाली जो भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार थी, उस सरकार ने इस योजना को बनाया था और अमली जामा पहनाने का प्रयास किया था। दुर्भाग्य से 2018 में हमारी सरकार चली गई और कांग्रेस की सरकार बन गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने 4 साल तक इस योजना पर 1 इंच काम नहीं किया। आखिरी वर्ष में उन्होंने जनता को गुमराह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कई तरह के आरोप लगाए, ईआरसीपी को लेकर के घेरने का प्रयास किया, जिसका जवाब राजस्थान की जनता ने उनको सत्ता से बाहर करके दिया है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारे राज्य को बने हुए, सरकार को बने हुए, भारतीय जनता पार्टी सरकार को बने हुए अभी 1 माह भी नहीं हुआ है और केंद्र ने और राज्य ने जिस प्रकार से पहल करी है, विशेष रूप से मध्य प्रदेश सरकार ने राजस्थान सरकार के बीच में समझौता हुआ है और केंद्र ने 90% राशि देने की घोषणा भी करी है और राज्य सरकार उसमें 10% हिस्सा राशि अपना देगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ईआरसीपी योजना अमली जामा भी पहनेगी और अलवर जिला सहित जो दौसा जिला है, हमारे अन्य जो 13 जिले हैं, अलवर जिला भी शामिल है, उसमें आम जन को पीने के लिए पानी मिलेगा, सिंचाई के लिए आम जनता को पानी मिलेगा। ईआरसीपी योजना बहुत जल्दी अमली जामा पहनेगी। विभागों का वितरण अभी होना है, बड़ी जिम्मेदारी आपको दे दी गई है, क्या उम्मीद लग रही है कि जो विभाग मिलेंगे उसमें किस तरह का डेवलपमेंट आपका रहेगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और शीर्ष नेतृत्व जो भी जिम्मेवारी देगी उसको बखूबी निभाने का प्रयास करूंगा और प्रयास ये करूंगा कि उस जरूरतमंद व्यक्ति को जिसको आवश्यकता है राज्य की सरकार की योजनाओं की, मूलभूत आवश्यकताओं की, वो आवश्यकता उसकी पूर्ति हो। अंतिम पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति को राज्य के, राजस्थान सरकार की, केंद्र की योजनाओं का लाभ मिले तो निश्चित रूप से वो प्रयास करेंगे और आने वाले समय में राजस्थान विकसित राज्य के रूप में देश के मानचित्र पर स्थापित होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़कर के अब काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले में सुखद परिणाम
राजस्थान की जनता के बीच में। आप राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा ने कहा कि राज्य में बिना भेदभाव के कार्य किया जाएगा, अंतिम पंक्ति तक केंद्र की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। शर्मा बुधवार को अलवर सीमा में प्रवेश करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। अलवर सीमा पर मंत्री का भव्य स्वागत किया गया। उनके साथ अलवर जिले के जिला अध्यक्ष सहित भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। राज्य मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि देश ही नहीं पूरे विश्व में अपने नेतृत्व का लोहा मनवाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति राज्य की जनता ने पूरी तरह विश्वास व्यक्त करते हुए स्पष्ट बहुमत दिया है। इसी तरह युवाओं के हृदय सम्राट भजन लाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद राजस्थान की जनता में खुशी का माहौल है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में चौमुखी विकास किया जाएगा और किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। बीजेपी सरकार का मुख्य उद्देश्य विकसित राज्य बनाना है। विभाग मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार जो भी जिम्मेदारी देगी उसे निभाने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। ERCP योजना के सवाल पर उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 से 18 के बीच भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इस योजना को लाया गया। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आ गई। 4 साल तक मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत ने कोई कार्य नहीं किया। उन्होंने आखिरी के 1 वर्ष में बीजेपी को बदनाम करने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती कि 1 माह के अंदर ही इस योजना को स्वीकृति मिल गई, जिसमें केंद्र 90% राशि देगा, वहीं राज्य 10% राशि देगा। अब इस योजना को शीघ्र ही अमली जामा पहनाया जाएगा, जिससे आमजन को पीने का पानी और सिंचाई का पानी मिलेगा। यह योजना 13 जिलों से होकर निकलेगी, जो राज्य के लिए महत्वपूर्ण होगी। देखिए, मैंने उस योजना के लिए लगभग पूरा 1-1.5 साल संघर्ष किया, चाहे विधानसभा का सदन हो, चाहे अलवर शहर की सड़कें हों, और उसका परिणाम भी आया। और मुझे बताते हुए खुशी है कि एक जलदाय विभाग की एक बड़ी कमेटी है, उस कमेटी ने अपनी सहमति उस योजना को दे दी है। और वो योजना फाइनेंस विभाग में, वित्त विभाग में लंबित है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आने वाले बजट सत्र में या उससे पहले, क्योंकि वो 38 करोड़ की योजना है, और हम प्रयास करेंगे कि आने वाले बजट सत्र में 38 करोड़ की योजना को राज्य सरकार अपनी अनुमति प्रदान करे, सहमति प्रदान करे, तो निश्चित रूप से अलवर शहर की पानी की समस्या को निजात मिलेगा। साथ ही साथ जो जयसमंद बांध, जिसमें पानी, क्योंकि बरसात भी कम हो रही है, और अलवर भरतपुर का स्टेट टाइम का एक समझौता है, जिसमें 55% पानी भरतपुर को जाता है और 45% पानी अलवर को मिलता है। लेकिन भरतपुर में चंबल का पानी बहुआयात में आ चुका है। पूरा भरतपुर जिला चंबल के पानी से लाभान्वित हो रहा है और अलवर जिला पानी के लिए तरस रहा है। तो हम प्रयास करेंगे कि हमारी पुरानी मांग भी थी कि नटनी के 12 भाव क्षेत्र में जो डाइवर्जन है पानी को लेकर के, और मुझे जानकारी भी है कि इरिगेशन विभाग के द्वारा पहले 2-2 फुट के वहाँ पाइप के रूप में गेट लगाए गए थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उनको हटाना पड़ा। तो हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में वहाँ लगभग 1.5-2 फुट के जो पानी के गोल चैनल्स लगती हैं वो लगे, और अलवर का जयसमंद का बांध भरेगा तो निश्चित रूप से अलवर शहर की पानी की समस्या, बोरिंग रिचार्ज होंगी, समस्या दूर होगी। लेकिन अलवर ग्रामीण क्षेत्र के हमारे किसान भाइयों को और पीने के लिए पानी मिलेगा, और अलवर ग्रामीण क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के लोगों को सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध होगा। अलवर एक बड़ा जिला था, प्रॉस्पेरियस था, लेकिन जब नए जिले बनाए तो वो जयपुर की तरफ चले गए, अलवर संभाग भी नहीं बन पाया। ऐसे में क्या इन जिलों का रिव्यू होना चाहिए, क्या अलवर संभाग बनना चाहिए? देखिए, मैंने जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विधानसभा में जिलों की घोषणा की थी, तो उसके दूसरे दिन ही मैंने अलवर को संभाग बनाने की मांग विभिन्न नियमों के तहत, चाहे वो 295 का हो, 131 हो, स्थगन हो, उसके माध्यम से मैंने लगाया था। और जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी अलवर पधारे थे, मैंने उनको ज्ञापन भी दिया था। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी जब मैं मिलने गया था, शिष्टाचार भेंट करने गया था, तो मैंने उनसे आग्रह भी किया था कि अलवर के 3 टुकड़े हुए, और अलवर जो सिंहद्वार कहलाता था, राजस्थान के मानचित्र पर एक स्थापित बड़ा जिला था, उसको न्याय जब मिलेगा, जब हम उसको संभाग का दर्जा देंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त भी किया है कि हम उस पर विचार करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि अलवर जिले की मांग पर निश्चित रूप से राज्य सरकार कोई अच्छा कदम उठाएगा। जिले बनाए, राजस्थान भर में इनका रिव्यू होना चाहिए। देखिए, कांग्रेस ने एक पंचायत, ग्राम पंचायत को भी जिले के रूप में स्थापित कर दिया, 2 विधानसभाओं के जिलों को भी जिले के रूप में स्थापित कर दिया। उसमें जहां उस क्षेत्र की जनता को तो फायदा मिला है, लेकिन जो बड़े जिले थे उनके 3-3 टुकड़े किए, तो जो छोटा जिला हुआ, जैसा अलवर है, आज रेवेन्यू के लिए उसके पास कोई बड़ी जैसी उद्योग होना चाहिए वो नहीं है। उसमें मेरा सरकार से भी मांग रहेगी कि हमको वो संसाधन उपलब्ध कराए जाए। जैसे अलवर जिले में मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र है जो सांसें गिन रहा है, तो उसमें अच्छी से अच्छी सुविधा किस प्रकार से उद्योगपतियों को मिले, और नए औद्योगिक क्षेत्र अलवर जिले, क्योंकि एक्सप्रेस हाईवे हमारे यहाँ से निकला है,
पणियाला मोड़ से लेकर शीतल तक को जोड़ने के लिए एक नया हाईवे बनने जा रहा है। तो उस जगह भी अगर जमीन एक्वायर करके हम उद्योग लगाएंगे तो जब उद्योग आएगा तो रोजगार भी बढ़ेगा और जिलों का विकास भी होगा। तिजारा कस्बे में सैनी समाज समिति द्वारा बुधवार को सैनी माध्यमिक विद्यालय में भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले जयंती और शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सर्वप्रथम माता सावित्रीबाई फूले और महात्मा ज्योतिबा फूले के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान विचार और काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने माता सावित्रीबाई फूले और महात्मा ज्योतिबा फूले के जीवन पर प्रकाश डाला। इस दौरान उनके द्वारा समाज सुधार के क्षेत्र में किए गए योगदान को याद किया गया। साथ ही सैनी आदर्श सामूहिक विवाह समिति के पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर 17 अप्रैल रामनवमी को होने वाले सैनी सामूहिक विवाह सम्मेलन के पोस्टर का विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों द्वारा अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। इस अवसर पर सैनी समाज प्रधान कृष्ण सैनी, एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी, कैप्टन शोनारायण सैनी, इंद्र सिंह दहिया, तेजपाल सैनी, श्रीचंद सैनी, मंगतू राम सैनी, नरेश सैनी, नथुराम सैनी, फूल सिंह सैनी, नवल किशोर सैनी, पदमचंद सैनी, हनुमान प्रसाद सैनी, एडवोकेट उमेश सैनी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। माता सावित्रीबाई फूले उनकी जन्म जयंती है, जो हर साल की भांति इस साल भी सैनी सभा तिजारा की तरफ से उनको बड़ी धूमधाम से मनाया गया है और तिजारा वासियों को और क्षेत्र के सभी सैनी समाज के बंधुओं को इस जयंती के अंदर वो पधारे थे। उन्होंने माता सावित्रीबाई फूले के सामने चित्र के सामने फूल मालाएं चढ़ाकर उनका अभिवादन किया, उनको प्रणाम किया और उसके ऊपर विचार गोष्ठी रखी गई, जो समाज के उत्थान के लिए आगे की रणनीति तय की गई है, जो समाज किस तरह से इस सैनी समाज को आगे बढ़ाया जाए और माता सावित्रीबाई फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले के विचार जन जन तक पहुंचाने का काम करने के लिए सैनी समाज हमेशा तत्पर रहेगा। हर बच्चे को, हर वर्ग में हम इनके विचार पहुंचाकर इनकी जन्म जयंती का आगे विचार रखेंगे। यही सभी के साथ पुनः धन्यवाद देता हूं और शुभकामना देता हूं जिन लोगों ने आज माताजी के जन्म जयंती में पधार कर उनको पुष्प अर्पित किया। उनको रेडी सहित आसपास के क्षेत्रों में कोहरा और शीतलहर से जनवरी के पहले सप्ताह में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे आ गया। यहां बुधवार को सुबह से ही कोहरा छाया रहा, वहीं दिन भर शीतलहर चलती रही। मौसम विशेषज्ञों द्वारा आने वाले दिनों में तापमान के और नीचे जाने की संभावना जताई जा रही है। इसके चलते लोग घरों में कैद नजर आ रहे हैं। सूर्यदेव के दर्शन नहीं होने से सर्दी अधिक रही। इन दिनों पशुओं को भी सर्दी में परेशानी झेलनी पड़ रही है, जिससे पशुपालकों को भी समस्याएं हो रही हैं। किसानों का कहना है कि इसी तरह से कोहरा और शीतलहर चली तो सरसों में नुकसान हो सकता है। वहीं दूसरी ओर यह सर्दी गेहूं की फसल के लिए लाभदायक है। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।